आज के शो में। सार्फिन को सब्ज बाग दिखाकर करोड़ों रुपए बटोरने वाली जाली कंपनी बेनकाब। कराची में कार लोन फाइनेंसिंग के नाम पर सैकड़ों सार्फिन से फ्रॉड का इंकिशाफ। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, आज एक अनोखा किस्म का स्कैम हम आपके सामने रखने लगे हैं। इस स्कैम से मुराद ये है कि लोगों को झांसा देकर, और जब भी आप कोई फ्रॉड की बात करते हैं, स्कैम की बात करते हैं, बिलखुसूस क्योंकि सरकारी सतह पे बात करते हैं तो वहाँ पर तो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और इस तरह से गैर कानूनी भर्तियाँ और दीगर मामला होते हैं। लेकिन प्राइवेट लेवल पर अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर ये होता है कि अगर कोई भी आप फ्रॉड स्कीम, नैब ने मुदारबा स्कैम वाला मामला देखा, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, कोई इस वक्त लीजिंग स्कीम होती है, तो वहाँ ज़्यादातर उम्मीद तौर पे होता ही है कि लोगों को एक ख्वाब दिखाया जाता है, एक सब्ज बाग दिखाया जाता है कि जी हम आपके नाम पर ये प्लॉट कर देंगे, आप अगर इतने पैसे दे देते हैं, उसकी बड़ी मिनिमल किस्तें बनेंगी। इसी तरह से आपके नाम पर एक गाड़ी हो सकती है। और हर कोई ख्वाब देखता है, हर कोई चाहता है कि कोई भी इंसान हो, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी हो, बाहर कोई भी मुल्क में कोई भी एक आम आदमी हो, उसकी ख्वाहिशात होती हैं। वो चाहता है कि उसके पास अगर आज एक बाइक है तो वो गाड़ी पर है, अगर उसके पास आज बाइक नहीं है वो चाहेगा कि बाइक पर है, और अगर गाड़ी है तो वो ज़रूर चाहेगा कि एक गाड़ी अगर अच्छी है तो वो उससे बेहतर गाड़ी के पर आए। और बिलखुसूस पाकिस्तान में अगर बात करें तो हमने देखा है रिसेंटली एक स्पाइक आई है, एक सेल्स के अंदर इंक्रीज आया है, नए ऑटो सेक्टर में प्लेयर्स आ गए हैं। आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली नई गाड़ियां बाहर से भी और पाकिस्तान में भी बहुत सी नई गाड़ियां आ गई हैं, तो चॉइसेस भी लोगों के पास बढ़ गई हैं। यानी पहले अगर होंडा, सुजुकी, टोयोटा तक थे आप मुहित, तो अब आपकी चॉइसेस बढ़ चुकी हैं। अब आपके पास जापानीज़ गाड़ी भी हैं, यहाँ पर कोरियन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो चुकी है, और मुख्तलिफ ब्रांड्स एंटर हो गए मार्केट में जो इस वक्त मार्केट प्लेयर्स के तौर पर सामने आ चुके हैं। तो अब ऑप्शंस बढ़ गए हैं आपके पास, यानी अब आपके पास जो वैरायटी है वो बढ़ चुकी है, और ख्वाब देखने का जो कैनवस है वो बढ़ चुका है। यानी अगर आप पहले सोचते थे कि मैं 30 लाख के अंदर ये गाड़ी ले सकता हूँ, अब आप सोचते हैं 30 लाख में मैं 2-3 गाड़ियाँ हैं जो मैं ले सकता हूँ, या 10 लाख में ये ले सकता था, या 20 लाख में ये ले सकता था। तो अब आपके पास नई चॉइसेस आ चुकी हैं। अब इस सूरत हाल में क्या होता है? इस सूरत हाल में दो सूरतें होती हैं। एक तो ये होता है कि अगर आपके पास कैश है, रेडिली अवेलेबल कैश है, यानी आपके पास इतना कैश अवेलेबल है कि जो गाड़ी की कीमत है वो आप फौरी पे करें और गाड़ी कैश के ऊपर खरीद लें। उस पर जो भी बुकिंग, अगर नई गाड़ी आप ले रहे हैं तो बुकिंग पीरियड चल रहा है तो आप उतना इंतजार करके वो गाड़ी आपको डिलीवर हो जाएगी। अगर पुरानी गाड़ी लेने जा रहे हैं तो उस पर भी जो भी टैक्सेशन है, जो भी ट्रांसफ़र के प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए पुरानी गाड़ी आपने इंस्पेक्शन करी, देखी, मैकेनिक को चेक करवाना है तो करवाई और आपने खरीद ली। तो वो तो उस सूरत में है कि जब आपके पास कैश है। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि अगर आपको अपनी ज़रूरत या अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो आपको उस गैप को फाइनेंस करना है। यानी अगर आपके पास 10 लाख है और गाड़ी 20 लाख की है तो आपको 10 लाख रुपए अरेंज करने हैं। और 10 लाख रुपए अरेंज करने के लिए आपके पास चॉइसेस क्या होती हैं? आपके पास चॉइसेस होती हैं बैंकिंग की चॉइसेस, यानी आप ऑटो फाइनेंस पे जा सकते हैं कि आप इस 10 लाख रुपए को फाइनेंस करा लें। और फाइनेंसिंग में भी दो तरह के बैंक्स हैं, एक कन्वेंशनल बैंक्स हैं और एक इस्लामिक बैंक्स हैं। तो आपके पास दो तरह के बैंक्स की सहूलत मौजूद है जहाँ से आप ऑटो फाइनेंस कराकर गाड़ी खरीद सकते हैं अगर आपके पास कैश पूरा नहीं है। और इधर भी आपके पास मसला ये होता है कि बहुत से लोग, क्योंकि यहाँ पर कायबोर प्लस रेट मिलाकर जो भी बनता है वो आजकल के ज़माने में भी कम से कम जो वो एडवर्टाइज भी करते हैं ऑटो जो मुख्तलिफ बैंक्स हैं, वो 11% कोई कहता है, कोई 12% कहता है, बहुत से लोग कहते हैं उसमें कुछ हिडन चार्जेस हैं, वो मिला के अभी भी तकरीबन इतना लो रेट इन्वायरमेंट में भी वो तकरीबन 12-13% से ऊपर तक चला जाता है मामला। और आम जब रेट ज़्यादा थे, इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट, तो ये तकरीबन 19%, 20%, 18% तक कायबोर प्लस चला जाता है मामला। तो एक आम आदमी जिसको अपनी तनख्वाह में से किस्त निकालनी होती है अपनी गाड़ी की, तो उसके लिए वो रेट बढ़ जाता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता। वो सोचता है कि अगर मैं महीने के 10,000 निकाल सकता हूँ और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाए तो वो 15,000 हो जाएगा, तो मैं अपनी तनख्वाह में से कैसे निकालूंगा? ऐसी सूरत में फिर उसके जहन में दूसरे ख्यालात आते हैं और फिर वो इस्तेमाल करता है दूसरे ऑप्शंस को। और यहाँ बात शुरू होती है कि जो स्कैम करने वाले लोग हैं वो आपके ख्वाबों के साथ, आपकी ख्वाहिशात के साथ खेलने की खातिर वो इस बिज़नेस में घुसते हैं और आपके ख्यालात, आपके ख्वाबों, आपकी ख्वाहिशात का फ़ायदा उठाकर वो आपको एक प्रोडक्ट बेचते हैं, वो आपको एक ख्वाब बेचते हैं कि आप तो ये गाड़ी खरीद सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 20,000 रुपये महीना दें बैंक को, हम आपको 15,000 महीना में दे देंगे। क्यों? क्योंकि हम आपसे, बैंक अगर 15% ले रहा है तो हम आपसे 5% लेंगे, बैंक अगर 11% ले रहा है तो हम आपसे 6% लेंगे, 4% लेंगे। वो आपको कहते हैं कि हम आपको कम शरह सूद पर ये कर्जा फराम कर देंगे जिससे आप गाड़ी खरीद सकते हैं, अपनी मनपसंद अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पर वो स्कैम जो है इस पर आता है। और ये स्कैम किस तरह हिट करता है ये भी आपको बताते चलूँ।
क्योंकि जिस स्टोरी को आज हम कवर कर रहे हैं इसमें भी लोगों को जो हिट किया स्कैम ने वो ज़्यादातर फेसबुक के थ्रू किया। ये ज़्यादातर इस पर ऐसी निजी वेबसाइट्स हैं जैसे OLX है या पार्क व्हील्स है या ऐसी कंपनीज हैं जो एडवर्टाइज करती हैं, उनका कोई जुर्म नहीं है इसमें। क्लासिफाइड ऐड आता है उधर इस पर और गाड़ी का ऐड आता है, वो उस गाड़ी के ऐड के साथ लिखा होता है कि इंस्टॉलमेंट पे आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं। तो लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कितनी इंस्टॉलमेंट है और इस तरह वो लोग हिट हुए, या तो फेसबुक के थ्रू हिट हुए, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर ऐसी निजी वेबसाइट के थ्रू हिट हुए जिनके ज़रिए उन्होंने इस ऑफर को कबूल किया। और फिर मैं आपको बता चलूँ, लोग एक ही सवाल पूछते हैं, जब उन्होंने नंबर देखा, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने पूछा महीने की किस्त कितनी बनेगी, तो उसके बाद अगर कोई किसी के जहन में सवाल आता भी है, जैसे मैंने भी आज पूरा इस एक कंपनी को फ़ोन किया, फाइनेंस कंपनी को, जानने के लिए कि एक ऐड देखा, मैंने फ़ोन किया भाई आपकी क्या रजिस्ट्रेशन हुई भी है? तो उन्होंने कहा जी हम SECP से रजिस्टर्ड है। मैं आपको एक SECP का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ जिस कंपनी का आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये वो सर्टिफिकेट है रजिस्टर्ड जो वो दिखा देते हैं। वो कहते हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी हम रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्टर्ड हैं। और आपका ये काम नहीं है, आज आपको प्रोग्राम में बताना ये भी है कि SECP से एज मुदारबा रजिस्टर्ड है या नहीं है। एक कंपनी बनाकर 11,000 रुपए के अंदर आप सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का ले लें तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रजिस्टर्ड हैं कि आप ऑटो लोन देना शुरू कर दें। और ये आपके जहन में सवाल जरूर आना चाहिए कि जो कंपनी का सर्टिफिकेट आपको, मैंने आज एक कंपनी से पूछा आप रजिस्टर्ड हैं? उन्होंने कहा जी। मैंने क्या रजिस्टर्ड है? उन्होंने कहा SECP से रजिस्टर्ड है। तो SECP से किस बात के लिए रजिस्टर्ड हैं आप? क्या मुदारबा कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है? नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आता है कि आप रजिस्टर्ड किस लिहाज से हैं, किस तौर पर हैं, किस डोमेन में हैं, जो हम नहीं पूछते। हम सिर्फ ये सर्टिफिकेट देखते हैं और फिर हम उस तरफ चल देते हैं, उस ख्वाब की तरफ जो हमें दिखाया जा रहा है उस तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर भी बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने आपको समझाया, जो तमीद बांधी, एग्जैक्टली इस तरह से हुआ कि लोगों को अप्रोच किया गया या लोगों ने उनको अप्रोच किया फेसबुक के थ्रू और फिर मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। और उसके बाद बट एंड सम्स नामी कंपनी ने गुलशन इकबाल, तारिक रोड, DHA में तकरीबन 3 ब्रांचें खोलनी। अब इस कंपनी ने कार लोन के लिए निजी वेबसाइट्स और जिस तरह मैंने कहा कि फेसबुक अकाउंट्स पर इशारात पोस्ट करके दरख्वास्तों को मदऊ किया और सार्फिन को ये कहा कि 5% शरह सूद पर, 5% पर, अगर आमतौर पर बैंक जो दे रहे हैं वो इस पर मिनिमम भी जो है वो 11% कहा जा रहा है कि चल रहा है रेट, जिसमें शायद और भी ज़्यादा 1-2% बढ़ जाता है, लेकिन 5% पर हम आपको ये गाड़ी दे देंगे फाइनेंसिंग। और कंपनी ने ये कहा कि वो कागजी कार्रवाई के लिए अपनी 3 ब्रांचों में से एक के पास ज़ाती तौर पर एक के पास जाएं। यानी ये जो 3 ब्रांचें इन्होंने बताई हैं, गुलशन इकबाल, तारिक रोड और DHA में, इसमें से किसी भी एक ब्रांच पर ज़ाती तौर पर आएँ। और जब कोई दरख्वास्त दहिंदा ब्रांच पहुंचता तो उसको कहा जाता है कि पहले इंक्वायरी ऑफिसर से मुलाकात करें। आप इंक्वायरी ऑफिसर से मिलेंगे, वो आपसे पूछेगा आपकी रिहाइश, आपके कब्जे से मुतल्लिक, यानी जो आप रहते हैं जहाँ पर, और मुख्तलिफ सवालात पूछकर आपको मैनेजर के पास भेज देगा। और दरख्वास्त गुजार जो फर्म के साथ मुआहदे पर दस्तखत करता और जो इस पर जो सारे सवालात पूछने के बाद जो उसके बाद एक मुआहदा होता है और मुआहदे पे दस्तखत होते हैं और एक पेमेंट शेड्यूल तय किया जाता है कि तयशुदा अदायगी किस तरह की जाएगी। मुआहदे में ये भी लिखा जाता है कि इंक्वायरी ऑफिसर दरख्वास्त दहिंदा के असनाद और जमानत दहिंदगान की तस्दीक करेगा, यानी जो गारंटर्स हैं उनकी तस्दीक की जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी। और मुआहदे में ये भी कहा गया कि इस तस्दीक के अमल को मुकम्मल होने में 15 दिन लग सकते हैं, यानी आपके गारंटर्स को भी आपको जो NIC देनी है उनको 15 दिन में हम वेरीफाई करेंगे कि आप के गारंटर्स जेन्युइन है या नहीं है। और अगर कोई दरख्वास्त दहिंदा तस्दीक के आगाज़ से पहले मुआहदा मनसूख करता है तो उसकी अदायगी से 26% कटौती की जाएगी। मुआहदे में तरसील और किस्त की अदायगी से मुतल्लिक कुछ दीगर शराइत का तस्करा भी किया गया था, लेकिन एक बार भी अदायगी ना होने की सूरत में यह अमल कभी हरकत में नहीं आया। अब मसला ये है कि आपसे पेमेंट एक ली और आपको ये कहा कि आप गारंटर्स आप दे दें, इस पर हम आपको गाड़ी दे देंगे, आप इतनी पेमेंट जमा करा दें डाउन पेमेंट के तौर पे मिसाल के तौर पे 5 लाख की गाड़ी है, 50,000 रुपये आप अभी जमा करा दें 10% और गारंटर्स की NIC दे दें। और गारंटर्स की NIC को यानी हम वेरीफाई करेंगे 15 दिन के अंदर और 15 दिन में आपको बता देंगे कि आपको गाड़ी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। यहाँ से ये अमल शुरू होता है। आपको पहले गाड़ी दिखाई जाती है, फिर आपको यानी सब्ज बाग दिखाकर फिर आपको बताया जाता है कि बड़ा कम मुनासिब डिस्काउंट रेट, यानी जो चल रहा है इस वक्त पॉलिसी रेट स्टेट बैंक का, उससे बहुत कम में आपको कायबोर आयबोर हटा के 5% पे हम आपको गाड़ी दे देंगे। और फिर बंदा इस वक्त अप्लाई करता है, मुआहदा होता है और वहाँ से सिलसिला शुरू हो जाता है। अब बट एंड सम्स नामी कंपनी जिसके 3 दफातर हैं, गुलशन इकबाल, तारिक रोड और DHA, इसके बारे में हमारे पास इत्तलात हैं कि तकरीबन 500 के करीब 500 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिन्होंने पैसे दे दिए लेकिन उनको गाड़ी नहीं मिली। और मैं नाज़रीन आज आपको उन कंप्लेनेंट से मिलवाऊंगा क्योंकि हमने FIRs भी हासिल करनी है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि मालिकान मफरून है। मालिकान से हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश करी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
और इसके साथ बताते चले, क्योंकि कुछ लोगों ने तो हमें मौक़िफ़ दिया लेकिन उन्होंने कहा जी आप हमें हमारी फ़ोटो ना दिखाएं, नाम चला दें। कुछ ने कहा जी हम डर रहे हैं। तो जो लोग ऐसे थे जो आने से कतरा रहे थे, उनकी हम आपको पहले आवाज़ सुना देते हैं, जिन्होंने बताया कि उनके साथ हुआ क्या। पहले नोमान नामी एक शख्स है, उनकी आवाज़ सुनते हैं कि उनके साथ ये पूरा फ्रॉड किस तरह से हुआ। पहले सुनते हैं सर, लेट्स हियर दिस। एक गाड़ी का एक अदारा था जो लोगों को गुमराह और फ्रॉड करने वाले लोग थे, जो बट एंड सन्स के नाम से है। इन लोगों की मैंने ऐड देखी और नेट के ऊपर मैंने ना ऑनलाइन इनसे रब्ता किया, तो मुझे इन लोगों ने कहा कि आप लोग है ना एक काम करें कि आप दफ्तर में तशरीफ़ ले आएँ और हम आपके बगैर स्टेटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर आपको गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे दे देंगे। जिसके लिए इन्होंने ड्यूज़ की पेमेंट मुझसे 4.5 लाख रुपया ली। 17/7/2020 को इन लोगों ने मुझसे पैसे लिए। तो जब मैं 1 महीना चक्कर काटता रहा इनके पास, तो इन्होंने मुझे गाड़ी नहीं दी। इन्होंने बोला अभी देंगे, कल देंगे। इस तरीके से मेरा काफ़ी इन्होंने टाइम वेस्ट किया। तो मैं तंग आके मैंने इनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च करवाई, ये जो है अजीज़ भट्टी शहीद थाने में। ठीक है जी, इन्होंने अजीज़ भट्टी थाने में कराई है। इसके अलावा और भी FIRs हैं और भी डिटेल्स हैं। पुलिस के एक्शन की तफसीलात क्या है मैंने पुलिस से भी जानी है, वो भी आपको बताएंगे आपको। और आज आपको आगाह करेंगे कि आपको जब गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है और कोई आपको ऐसी ऑफर करे तो आपको वो कौन सी चेकलिस्ट है बनानी है, यानी वेरीफाई किस तरह करना है कि ये कंपनी जाली है, झूठी है, सच्ची है, ये आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। और इस फ्रॉड के ऊपर पुलिस क्या कर सकती है, नैब क्या कर सकता है, ये सारे सवालात। और फिर एक कंप्लेनेंट प्रोग्राम में साथ भी है हमारे, मैं आपको बताऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा अभी इस ब्रेक के बाद, उनके साथ किस तरह हुआ ये पूरी कहानी सुनेंगे उनसे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में ऑटो फाइनेंस के नाम पर होने वाला एक बड़ा स्कैम जो शहर कराची में हुआ है, जिसमें 500 से ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और आप इसे कह सकते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक, जो मैंने नैब के लोगों से बात भी की, तो ये चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के ज़ुमरे में आ जाता है, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी है। और हमने तो सिर्फ एक अंदर के एम्प्लॉई से बात की आके, तो उसने कहा सिर्फ एक ब्रांच में तकरीबन 50 मिलियन रुपीज़ का गबन हुआ है, सिर्फ एक ब्रांच में। 3 ब्रांचेज हैं इस ऑफिस की। और पुलिस ने हमें बताया कि तकरीबन जो ये कंपनी है, इसके लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है। और इन्होंने ये बताया कि जो दफ्तर है वो बंद करके ये जोड़ा भाग चुका है, गायब हो चुका है। और अब तक जो है तकरीबन 3 थानों में 14 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। और मालिकान के खिलाफ अजीज़ भट्टी पुलिस स्टेशन में तकरीबन 7 हैं, फिरोजाबाद में तकरीबन 7 FIRs हैं, और इसी तरह डिफेंस पुलिस स्टेशन में 2 FIR जो हैं वो दर्ज की जा चुकी हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है जो पुलिस का एक्शन है उसकी। मेरे साथ राव एहसन है जो कि शिकायत कुनंदा हैं, और लियाकत एडवोकेट साहब माहिर कानून भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। राव एहसन साहब, कौन सी गाड़ी आप खरीदने गए थे और आपके कितने पैसे फंसे हुए? सर मैंने हाईजेट के लिए अप्लाई किया था, तो 3 लाख रुपए मैंने इनको पे ऑर्डर दिया था, जिसमें इन्होंने बोला गया था कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो उसमें इन्होंने बहुत सारी वेरिफिकेशन के लिए गारंटर्स वगैरह मांगे, इन्होंने गारंटर्स की स्टेटमेंट्स मांगी, उनके सारी चीज़ें मांगी। वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इन्होंने खामोशी इख्तियार की। जब इनके पास खुद गया मैं और कुछ बातें इनसे की, तो इन्होंने कहा जी हमारे फाइनेंसर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। मेरी थोड़ी सी बहस मुबाहिसा हुआ इनसे। उसके बाद जो मैडम वानिया है, जो कि इस ब्रांच की, इस तीनों ब्रांचेस की जो मैनेजर हैं, जो कि ऑनर हैं, और रयान भट्ट साहब, और जो इनके साथ जो रिफ़ंड मैनेजर जो हैं मरियम तारिक साहिबा, ये तीनों की तीनों, इनसे मेरी बात हुई जब इन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को इन्होंने मुझे रिफ़ंड लेटर दिया। रिफ़ंड लेटर में मेरी 21 तारीख और 9 फरवरी मेरी डेट आई थी, और उसमें इन्होंने 1.5 लाख रुपए का मुझे कहा गया कि आपको 1.5 लाख रुपए 21 जनवरी को दे दिए जाएंगे और 9 फरवरी को आधी पेमेंट उस वक्त दी दे जाएगी। खैर 21 तारीख के अंदर मेरे तमाम ऑफिसेज इनके उस वक्त बंद हुए कि 12:30-1 बजे तक मेरे इनसे रब्ते हुए, और उसके बाद इन्होंने अपने ऑफिसेज बंद करके चले गए। तीनों ऑफिसेज बंद करके चले गए जी? तीनों ऑफिसेज बंद कर दिया? तीनों ऑफिसेज। मेरा 10:30-11 बजे से इनसे रब्ता हुआ था। आपने कौन से ऑफिस से ली थी ये जो आपकी डीलिंग हुई थी? मेरी DHA ब्रांच में हुई थी। OLX से मैंने ऐड लिया था सर। अच्छा, आपने OLX पे ऐड देखा? हाईजेट का ऐड लगा हुआ था OLX के ऊपर? जी, हाईजेट का लगा हुआ था। मैंने बिलाल अरसलान से मेरा रब्ता हुआ था, और उनके बाद जब उन्होंने मेरा केस हैंडल किया था, केस हैंडल करने के बाद 15 दिन का उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको गाड़ी। ठीक है। और एक और खातून भी है जिनके साथ ये हुआ है, उन्होंने अपनी फ़ोटो नहीं हमें दी, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताया है ना, और क्योंकि बहुत से कंप्लेंट्स हैं, मैं सिर्फ एक उनकी कंप्लेंट दिखाकर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जानता हूँ। थोड़ा सा मौक़िफ़ उनका सुने कि उन्होंने क्या कहा, उनके साथ क्या हुआ। लेट्स से दिस। 4 लाख का चेक का कैश दिया
दूसरे दिन का, और उन्होंने एग्रीमेंट वगैरह हमें घर ले जाने नहीं दिया। हमने कहा भी कि घर ले जाते हैं, और कहेंगे नहीं यहीं पढ़ के यहीं साइन कर रहे हैं। 15 दिन गुजर गए तो मैंने कॉल करी। मैंने कहा भाई आप कि कोई कॉल नहीं आई मेरे गारंटर को, तो उन्होंने कहा आ जाएगी, 15 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है, अभी तो ये इतना टाइम हुआ है, ये वो। मैं इनके ऑफिस गई तो किसी ने सही सीधे मुंह बात ही नहीं करी, मतलब कोई लिफ्ट ही नहीं कराया। वहाँ मैं बहुत चिल्लाई। मैंने फिर तो इधर भी बात ये हुई कि गारंटर्स का बोला गया कि गारंटर्स जो हैं वो वेरीफाई नहीं हो रहे। लाकत एडवोकेट साहब, कानूनी तौर पे अब क्या कानूनी चारा जो हो सकती है, और ये क्योंकि इन्होंने एफआईआर तो दर्ज करवाई है, बहुत से लोग हमें ये कह रहे हैं कि उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई अभी तक। आपकी इत्तलात इस बारे में क्या और क्या कानूनी रास्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफान भाई बहुत शुक्रिया। और मैं बता दूं साहब, एक सेकंड मुझे प्लीज दीजिएगा कि हमने जो तमाम नाम इन्होंने लिए उन सबसे मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया और ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वानिया साहिबा ने तो कहा आप कौन, क्यों, मैं जवाब दूं, आप होते कौन है पूछने वाले। इस तरह की हमारी कन्वर्सेशन जो प्रोड्यूसर है अबू बकर साहब की उनसे हुई। अब लियाकत साहब प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा अपना जवाब। जी बहुत शुक्रिया। देखें आज आपने ये जो स्कैंडल उठाया है, इससे पहले भी स्कैंडल जो है ना हुए थे। तकरीबन 2 साल पहले एक डिफेंस के अंदर इसी तरह का एक वाक़या हुआ था कि वो कार लोन फाइनेंसिंग कंपनी थी, उसने भी काफ़ी लोगों के साथ जो है ना इस तरह का फ्रॉड किया, उनकी भी एफआईआर कटी। ये एक नया फ्रॉड है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने कराची के अंदर दफातर खोले, उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पे जो है ना अपना ऐड दिया। ऐड देने के बाद लोगों ने जब इसको अप्रोच किया, क्योंकि इनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, ये कार लोन फाइनेंसिंग के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी, बदयांती और फ्रॉड करना चाह रहे थे। इन्होंने लोगों को दफ्तर दिखा के वहाँ अपने पास बुलाकर उनको कहा कि हम 5% के ऊपर आपको गाड़ियाँ देते हैं, आप हमसे गाड़ी दें। जब उनसे जो है ना डाउन पेमेंट ली गई, उनसे फॉर्म जो है ना साइन करवाने के बाद उनसे गारंटर भी मांगे गए, यानी उनको इतना मुतमईन किया गया कि जो शख्स इनके पास कस्टमर बनकर गया था उसको उन्होंने जो है ना किसी किस्म का शक नहीं होने दिया। अब ये रास्ता इनके लिए क्या है इस पर लियाकत साहब ये बताएं, क्योंकि ये क्या नैब में लेके जाएं इसको, एप्लीकेशन को आप खुद कोर्ट में इस वक्त केसेस करते हैं इस तरह के, क्या रास्ता इनके लिए आप समझते हैं होगा? देखिए इन्होंने बिल्कुल सही रास्ता अपनाया है। इन्होंने जो है क्योंकि ये एक फौजदारी ऑफेंस है और इन्होंने मुतलका थाने को जो है इन्होंने एप्लीकेशन दी। इन्होंने जो है ना धोखाधड़ी, फ्रॉड और बदयांती करके गाड़ी देने के नाम के ऊपर इनकी जो रकम थी उसको खुर्द बुर्द किया। अब इसके अंदर 420 406 पाकिस्तान पीनल कोड की जो सेक्शन है उसके तहत उन्होंने जो है ना फ्रॉड भी किया है, और इनकी जो जमा पूंजी थी वो हथियाई भी है जो ना, उसके तहत इनके जो है ना एफआईआर दर्ज हैं। और जैसे आपने अभी बताया कि डिफेंस थाने के अंदर है और अजीज़ भट्टी के अंदर है और भी कई थानों के अंदर इनके खिलाफ एफआईआर हैं। अब बात यह है कि इतनी एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी इनके दफातर वहाँ तक अभी सील नहीं किए गए, पुलिस इतनी एक्टिव नहीं हुई, जो है ना इनको नहीं चेक किया गया कि इनका जो है ना ताल्लुक किन लोगों से था, ये कब से काम कर रहे थे, पहले जो है इनका बैकग्राउंड क्या था, ये कहाँ कहाँ पर इस तरह की जो है जैली कंपनियां बना के लोगों को लूट कर आए हैं और कौन कौन से शहरों के अंदर ने ये वारदात की। क्योंकि ये अभीशर लोग होते हैं, इनको तरीक़ाकार आता है कि किस तरीके से जो है ना हमने लोगों को ट्रैप करना है, उनको जो है ना सब्ज़ बाग दिखाने हैं, उसके बाद जब लोग हमारी तरफ आएंगे तो किस तरह उनको मुतमईन करके उनसे पैसे हथियाने हैं। कोई इनकी, मुझे तो लगता है कि कोई ऐसी कार फाइनेंसिंग जो है ना फर्म इनकी नहीं थी, कोई इनकी कंपनी नहीं थी, ये सिर्फ टोटली फ्रॉड था। जब इन्होंने लोगों को लूट लिया, इनके पास करोड़ों रुपए आ गए और उनको पैसे मिल गए, पैसा इकट्ठा हो गया, अब उन्होंने दफातर अपने बंद कर दिए, अब यहाँ से वारदात करके जो है चले गए। अब ये पुलिस का काम बनता है कि इनके NIC नंबर हासिल करके इनकी फैमिली ट्री, इनकी FRC निकाली जाए, इनके ऊपर चेक किया जाए, इनका डेटा चेक किया जाए, इनका CRO चेक किया जाए कि आया इस तरह की जो है ना पहले भी वारदातें की हैं, इनके ऊपर जो है ना पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में जो है ना ऐसे मुकदमा दर्ज हैं और इनके खिलाफ फौरी तौर पे घेरा तंग करके इनको गिरफ्तार करना चाहिए। अभी आप ये मुझे बता सकते हैं राव हसन साहब कि आप ये मफरूर हो चुके हैं या फिर इस वक्त कहीं भी अवेलेबल नहीं है मालिकान, और पुलिस क्या कह रही है आपकी जो FIR दर्ज हुई है उसके ऊपर? सर पुलिस कह रही है कि हम लोग ना इनको ढूंढने में लगे हुए हैं, इनके ऑफिस तो तमाम बंद हो चुके हैं, तो लेकिन वो यही बात ही, जब भी थाने जाया जाए तो वो यही लफ्ज़ कहते हैं कि हम लोग इनको ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई एक्शन होता है हम आपको बताते हैं, जैसी कोई बात होती है हम आपको बताते हैं। इसके अलावा पुलिस कोई सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही इस वक्त। सही। और लियाकत साहब FIR भी दर्ज नहीं हो रही, बहुत से कंप्लेंट्स हमें कहा कि FIR भी दर्ज नहीं हो रही होंगी। देखें जिनकी FIR दर्ज हुई है कम से कम उसके ऊपर तो एक्शन किया जाए, इनके NIC बुला किए जाएँ, इनका ACLC में नाम डाला जाए और साथ में जो है ना इनके खिलाफ इंक्वायरीज एंटी करप्शन में भेजी जाए, नैब में भेजी जाए, इनके ऊपर जो है ना बाकायदा जिस तरह अभी आपने इसको मीडिया के ऊपर उठाया है, सोशल मीडिया के ऊपर बात की जाए। पुलिस को चाहिए कि इनके खिलाफ घेरा तंग करे। देखें पुलिस से कोई नहीं बच सकता। कराची के 3 थानों के अंदर इनके खिलाफ FIR दर्ज हैं, 3 थानों की पुलिस इनके ऊपर लगी हुई है और पूरी जो है ना कराची की पुलिस इनको ट्रेस कर रही है। क्या इनको जो है ना वो नहीं मिल रहे जो है ना
मैं समझता हूं कि जैसे ही FIR करती है उनको पहले से आगाही हो जाती है, पुलिस को इल्म होगा, इनको जानबूझ के जो है ना वो अरेस्ट नहीं कर रहे। पुलिस अगर चाहे तो मैं कहता हूँ कब्र से बंदा निकाल के ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना FIR करने का मकसद ये है कि कंप्लेनेंट को आपने ठंडा कर दिया, अब उसके बाद जो है ना वो पुलिस वाले उनके साथ रब्ता करेंगे, उनको रास्ता बताएंगे, नकल फराम करेंगे FIR की, जाके आप जमानत करवा लें, आप देखेंगे 4 दिन के बाद ये जमानतें करवा के आ जाएंगे कोर्ट से। उसके बाद जो सार्फिन है वो वैसे धक्के खाते रहेंगे, उनको फिर रिकवरी में जाना पड़ेगा और इनके केसेस चलेंगे और उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा। फिर वो जाएंगे एक नई कंपनी लॉन्च करेंगे, वहाँ जाके लोगों से फ्रॉड करेंगे और इसी तरह लोगों को लूटते रहेंगे, जो ना इनसे कोई पूछने वाला नहीं। जो ना मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके ऊपर मैं IG साहब से और एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन साहब से अपील करता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना आप नोटिस लें और ऐसे लोगों को जो है ना फौरी तौर पे गिरफ्तार होकर उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और जो इसमें विक्टिम है उनकी दादरसी की जाए। ये लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपने इनको जन इंसाफ फराहम करना है। जो ना सही। और ये जो मालिकान है जिनका नाम इस वक्त आप ले रहे हैं राव हसन साहब, रयान भट्ट साहब और मैडम वानिया, ये दोनों इनकी तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये मफरूर है बकौल पुलिस के इस वक्त हमारे पास नहीं आ रहे कि राब्ते में नहीं है अभी हमारे, लेकिन व्हाट्सएप पे तो इस वक्त है राब्ते में। ये वानिया से प्रोड्यूसर की हमारी बात हुई मैसेजिंग पे, मुझे नहीं पता किस तरह से पुलिस। सर ये व्हाट्सएप पे सिर्फ राब्ता कर रही हैं और राब्ता करने में पहले ये कुछ टाइम दे रही थी कि पहले इन्होंने बोला था 2 या 4 फरवरी को है ना आप तमाम ऑफिसेस खोल दिए जाएंगे। फिर इन्होंने बोला कि हमारे कुछ मामलात ऐसे हैं कि कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं कि जिसकी वजह से हम 20 तारीख को खोलेंगे। 20 से फिर ये 25 फरवरी तक है। 25 फरवरी के बाद अब इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि जी हमें 1 से 1.5 महीना मजीद और लगेगा, हमारे मामलात कहीं और चल रहे हैं। जिससे पूछा भी गया कि आखिर ऐसे कौन से मामलात हैं, क्या हैं, आप हमें कम से कम कुछ तो बताएं ताकि हमें पता तो चले। लेकिन इनका कोई रिस्पांस नहीं आता। उसके बाद बोलते हैं हम आपको बता देंगे। सही। मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ की भी फोटो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नाज़रीन। ये सारी कंप्लेनेंट्स ने हमें दी हैं इस वक्त और इन सबके लिए हमने राब्ता भी किया, इन सबसे मौक़िफ़ लेने की पूरी कोशिश की है कि ये राब्ता करके हमें बता सकें। मैं आपको बताता चलूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी मैंने मौक़िफ़ लिया है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी यकीनी तौर पर, क्योंकि ये एक फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना ये मुदारबा के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो स्टेट बैंक के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं आती। ये ज़रूर है कि SECP ने इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया, SECP या फिर कोई रेगुलेटरी रोल तो हो, एक बॉडी तो हो, ये पता करे कि एक कंपनी अगर रजिस्टर्ड हुई है। और अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें SECP का, तो ये इस वक्त 31 जुलाई 2019 को रजिस्टर हुई है। तो उसके बाद 11,000 रुपये में सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद इस कंपनी ने क्या किया क्या नहीं किया, कोई तो वॉचडॉग हो जो देखता रहे कि आखिरकार क्या चल रहा है। ये बड़ा अहम सवाल है नाज़रीन। और इसके बाद कुछ और अहम सवाल गाड़ी खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो खरीदते हैं उनको क्या सोचकर गाड़ी खरीदनी चाहिए ताकि ऐसे फ्रॉड से बच सकें। ये सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। फ्रॉड कर रहा है, सो हमेशा वो बंदा इस तरह का शिकार होगा जो यहाँ लालच करेगा या वो आउट ऑफ टर्न को फायदा चाहेगा। अब आप बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि जी SECP से रजिस्टर्ड है और स्टेट बैंक से नहीं। तो SECP से अगर मैं रजिस्टर होता हूं तो आपको ये भी देखना है कि वो रजिस्ट्रेशन किस चीज की है। 10 सर्टिफिकेट से कि वो गाड़ी लीज करने की कंपनी है। मैंने 90% ऐसी कंपनियों की रिसर्च की है, उनमें हमेशा लिखा होता है रीसेल ऑफ पार्ट्स, रीसेल ऑफ कार्स, बट कहीं ये नहीं लिखा होता कि उनको गाड़ी लीज करने के वो मजाज हैं। क्योंकि मुदारबा कंपनी हो या फाइनेंसिंग कंपनी हो, उनको SECP और स्टेट बैंक दोनों से रजिस्टर होना है। तो इस केस में वो बेशक किसी भी वेबसाइट पे हो, लोकल हो, इंपोर्टेड हो, अखबार में हो, या वो बंदा सड़क पे खड़ा करके गाड़ी बेच रहा हो, हर लिहाज से जो जिम्मेदारी है वो बायर के ऊपर आती है। सही। अच्छा, और इस सिलसिले में क्योंकि आप समझते हैं बायर पे तो आती है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तौर पर कोई बॉडी या कोई इस वक्त ऐसा हो सकता है जो इसको मजीद रेगुलेट भी कर सकता है? सर उसमें यह है कि पब्लिक अवेयरनेस की कैंपेन चलाई जा सकती है कि लोगों को बताया जाए कि जब भी आप गाड़ी लीज करने के लिए कहीं भी जा रहे हैं तो मुदारबा और लीजिंग कंपनी, आप स्टेट बैंक का काउंटर है वहां जाके चेक कर सकते हैं, नाम दे के। अगर आज कोई ABC कंपनी है वो जाके आप उनसे स्टेट बैंक से चेक कर लें। अगर वो स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो गाड़ी जो है मिजाज नहीं है, वो कर नहीं सकता, इसलिए आप उससे गाड़ी लीज ना कराएं। और अक्सर ये होता है कि उनका ट्रेंड ये होता है कि वो एक दफ्तर बनाएंगे, लोगों से पैसे लेंगे वेरिफिकेशन के नाम के ऊपर और फिर लेके भाग जाएंगे। तो ये इसके ऊपर मेरे ख्याल से पब्लिक अवेयरनेस की एक मुहिम चला सकते हैं, कैंपेन चलाई जा सकती है, या रेगुलेटर इन दिस के जो स्टेट बैंक या SECP जो है वो अखबार में इश्तिहार दे सकता है कि अवामुन नास को मुतला किया जाता है कि इस तरह जो गाड़ी लीज के इदारे हैं आपने उसकी वेरिफिकेशन करनी है। आप स्टेट बैंक जाके नंबर देते हैं या टोल फ्री नंबर जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सही। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि सुनील के बॉस, क्या डीलर्स भी बाज जो हैं वो गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, ऐसी प्रैक्टिस है? और क्या वो इस पर जेन्युइन होती है या वहां पर भी फ्रॉड का चांस होता है? डीलर्स या इस पर शोरूम्स मुख्तलिफ देते हैं? तो
देखिए, जो शोरूम होता है या कोई भी डीलर होता है, वो एक अगर कोई आपका पूरे तमाद इदारा है और कई सालों से आपकी उनसे रिलेशनशिप चल रही है, तो ये तो एक नॉर्मल डील है कि अगर मैं आपसे गाड़ी खरीद रहा हूँ और आप मेरे जानने वाले हैं तो मैं आपसे थोड़ा टाइम ले लेता हूँ। या अगर मैं किसी शोरूम से रेगुलर गाड़ी खरीदता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ जी मैं आपको आज इतनी पेमेंट कर लेता हूँ और थोड़ी देर से बात कर दूंगा, वो एक डिफरेंट चीज है। बट एक ऑल्टरनेट चैनल बनाना, जिसे हम देखते हैं गली मोहल्लों में किस्तों पे लोग मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, ये सारी चीजें जो है बेसिकली तो एक इलीगल एक्टिविटी है, बिकॉज स्टेट बैंक के अंडर वो नहीं आती चीजें जो आपको, और उनके जो रेट होते हैं वो भी इतने एक्सुबरेंटली हाई होते हैं, जिसको आप ये कहते हैं उर्फे आम में लोग कहते हैं जी मीटर पे पैसा दे रहे हैं, तो वो 5% 6% जो है पर उसको तकरीबन 15% पर मंथ के लिहाज से भी चार्ज कर रहे हैं लोगों को। सही है। और राव साहब, आपके साथ ये हुआ है, आपके तकरीबन 3 लाख फंसे हुए हैं और तकरीबन और भी लोग हैं जो प्रोग्राम में हमारे साथ राय दे रहे थे कि उनके फंसे हुए पैसे, तो आपने पहले कुछ चेक किया था? यानी आप जब गए आपने देखा, आपने ऐड देखा, ऐड देख के आपने हाईजेट का ऐड देखा, आप कह रहे हैं, उसके बाद आपने कहा इतनी डाउन पेमेंट पे इतनी इंस्टॉलमेंट बन रही है और फिर आपने पैसे जमा करा दिए, उससे पहले कोई वेरिफिकेशन या कोई चेक आपने कुछ किया था? सर मैंने वेरिफिकेशन यही पता चला था कि 1 साल से तकरीबन ये लोग यहीं बैठे हुए हैं और ना लोगों को कार ना लीजिंग पर देते हैं, लेकिन ये पूरा क्लियरेंस नहीं हुई थी कि ना इन्होंने वाकई किसी को गाड़ियाँ दी हैं या नहीं दी हैं। हाँ, इतनी वेरिफिकेशन ज़रूर कर ली गई थी कि हाँ ये लोग 1 साल से तकरीबन ये ऑफिस अपने खोल कर बैठे हुए हैं, मतलब एक ही जगह पर हैं, दफ्तर बंद नहीं किया है, तो आपने कहा कि चले मुतमईन है 1 साल से एक जगह बैठे हुए हैं तो ठीक है, एड्रेस मूव नहीं किया है, यहीं पर हैं, तो और कोई पुराने कस्टमर से बातचीत है कुछ भी नहीं, इस तरह का कोई आपका नहीं हुआ? काफ़ी लोगों से जब बात हुई है तो उनको तो एक किसी के 9-9 लाख रुपए हैं, किसी के 10-10 लाख रुपए हैं, जो कि ना अभी एक खातून बता रही थी, वो कह रही थी कि उन्हें मुआहदा भी घर ले जाने नहीं दिया, कि उन्होंने कहा यहीं साइन कर दें और यहीं साइन करके हमें दे दें, हम घर नहीं ले आ सकते मुआहदे को। आपके साथ ऐसा हुआ था? सर मेरे साथ मुआहदा हुआ था DHA ब्रांच के अंदर, मैडम वानिया रिफंड मैनेजर जो है मरियम तारिक, इनके साथ मेरा ऑफिस के अंदर मुआहदा हुआ था और वो भी 8 दिसंबर वाले दिन मेरा मुआहदा हुआ था। 21 तारीख की मुझे रिफ़ंड डेट दी गई थी और 9 फरवरी की मुझे रिफ़ंड डेट दी गई थी कि 1.5 लाख रुपए हम आपको एक 21 जनवरी को और एक नेक्स्ट 9 फरवरी को हम आपको अदा कर देंगे। तो ये लियाकत साहब, आप कानूनी मावनत फराम कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो कंप्लेनेंट्स है, ताकि हमें, क्योंकि बहुत से लोगों ने बीच में मैसेज भी किया जो इसके हैं इस पर इस दौरान शो, जो चाहते हैं कि आवाज़ उठाएं, तो आप कानूनी मावनत फराम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं इनको कानूनी मावनत भी फराम करूँगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये गिरोह जो है पकड़ा जाए और पुलिस को भी हम असिस्ट करेंगे, अदालत को भी असिस्ट करेंगे, और इसके अंदर ये मैं इनसे कहूँगा कि तमाम लोग जो है ना मुतहद हो जाएं और एक हम आईनी पिटीशन भी हाई कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे कि ताकि जो है ना जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, इनको एक्टिव किया जाए, ऐसे लोगों को फौरी तौर पे जो है ना वो गिरफ्तार करें। ये जो इस तरह के फ्रॉड्स आ रहे हैं, ये तो आपके सामने जो है ना कुछ कंप्लेंट्स आए हैं, मैं भी इसके अलावा और भी ज़्यादा हूँ। आज ये आपका प्रोग्राम देखने के बाद जो है ना और लोग भी जो है ना वो रब्ता करेंगे आपसे कि कितने लोगों को 1 साल के अंदर इन्होंने कितने लोगों को जो है ना वो झांसा दिया होगा गाड़ी जो है ना लीजिंग पे देने का और उनसे पैसे हटाए होंगे। अब आप देखें, पैसे लेने के बाद जो है ना इनके रिफंड मैनेजर भी है, वो इनको जो है ना आगे कह रहा है कि आपके पैसे आपको फला तारीख को जो है रिटर्न कर देंगे जो है ना। इट्स मीन्स कि इनके पास कोई गाड़ियाँ नहीं है, अब सिर्फ ये जो है ना इनने इनको सब्ज़ बाग दिखाकर इनसे बुकिंग ले ली, इनसे डाउन पेमेंट ले ली, उसके बाद बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, आपने कहा कि कानूनी मामला ये फराम करेंगे, और जो सुनील ने पॉइंट्स बताए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सार्फिन है उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप लेने जा रहे हैं तो आपको किन चेकलिस्ट को देखना है, उसके बाद आपको गाड़ी खरीदनी है। कोई आपको उस पर जल्दी बुकिंग से पहले दे रहा है गाड़ी, आपको कहता है जी कायबो रेट प्रिवेल कर रहा है इतना %, मैं आपको आधे में दे रहा हूँ, तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ कोई फ्रॉड होने जा रहा है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिए।